प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सर ये तो डीयू के बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर ये तो सीए में भी नहीं है, फिर आप करवा रहे हो। तो बेटे हमारे पास अदर कोर्सेज के स्टूडेंट भी होते हैं, तो उसमें एक हमारी स्टूडेंट है, उनकी रिक्वेस्ट है कि सर हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, बना दीजिए। तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो चैप्टर का नाम है, प्यारा सा नाम है, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये कहता है कि मान लीजिए ये एक फाइनेंशियल ईयर है और यहां पर एक व्यक्ति, वो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है या वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। 1 अप्रैल को जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तब वो एक सोल प्रोप्राइटर था, वो एक पार्टनरशिप फर्म थी, वट एवर में भी। बीच में एक नई कंपनी का निर्माण होता है। हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर ले, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर ले, या फिर हो सकता है कि कोई नई कंपनी आकर के इसको ऑफर दे दे कि भाई साहब आपका बिजनेस हम खरीद रहे हैं। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है मिड ऑफ द ईयर में, यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और वो कंपनी यहां पुरानी डेट से बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। तो अगर मैं ऐसा कहूं, मान लीजिए कंपनी ने केवल 1 महीना पहले इनकॉर्पोरेशन किया और 1 महीने के बाद ही 31 ऑफ मार्च ईयर एंडिंग डेट आ गई। सुनिए, एक कंपनी सिर्फ 1 महीना पहले इनकॉर्पोरेट होती है और वो पीछे से चला आ रहा बिजनेस 1 अप्रैल से खरीद लेती है। तो 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो ये कंपनी अपने फाइनेंशियल अकाउंट जब प्रिपेयर करेगी तो एक P&L अकाउंट बनाएगी। अब इन्होंने P&L अकाउंट बनाया और मान लीजिए इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया 5 लाख रुपए। तो अकाउंटिंग कह रही है गगन ये तो मिसलीडिंग बात हो गई, कंपनी बने हुए अभी 1 महीना हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा इस कंपनी ने तो 1 महीने में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा डाला, जो कि गलत बात है। तो इसीलिए ऐसा गलत मैसेज ना जाए तो अकाउंटिंग की ड्यूटी है कि वो इस प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताएगी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले का प्रॉफिट कितना था और बाद का प्रॉफिट कितना था। पहले के प्रॉफिट को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, या ये कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन जाता है। मतलब ये कंपनी की इनकम नहीं है, ये प्रॉफिट उसने खरीदा है, चलते हुए बिजनेस को खरीदा तो 11 महीने के प्रॉफिट खरीदे गए, उन्हें कैपिटल प्रॉफिट्स कहा जाता है। और जो बाद का प्रॉफिट बच रहा है वो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो कंपनी के P&L अकाउंट का पार्ट बनता है। तो ये जो हमारे पास पूरे साल की प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी हम डिवीजन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि पहले के पीरियड का कितना है और बाद के पीरियड का कितना है, और इसी सिंपल सी कैलकुलेशन को बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सर इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए करना यह होता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा P&L अकाउंट दिया होता है और हमने उस P&L की आइटम्स का डिवीजन करना होता है कि प्री से पहले वो कितना था और प्री के बाद पोस्ट में वो कितना था। तो इस काम में हम क्या करेंगे, P&L की आइटम्स का डिवीजन करेंगे बिटवीन प्री एंड पोस्ट। सरल काम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सुनिए आराम से। इसकी शुरुआत होगी, ये जो मटेरियल मेरे पास आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि प्रॉफिट या लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इज टू बी रेफर्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। तो हमें प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है। अगर प्री पता लग गया, 5 लाख में से प्री कितना, तो बाकी का पोस्ट हो गया। अब इसे करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जिस दिन
आपने बिजनेस खरीदा, उस दिन का एक P&L 11 महीने का अलग बनाओ और एक महीने का P&L अलग बनाओ, जो कि प्रैक्टिकली संभव होता नहीं है, इसलिए पहली ऑप्शन काटा मार दीजिए। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपने जो P&L बनाया है पूरे साल का, उसके हर एक आइटम का आप एक डिवीजन कीजिए, तो उसे आप स्प्लिट कीजिए। अदर ऑप्शन है कि आप उसे स्प्लिट कीजिए बिटवीन प्री एंड पोस्ट, और यही हम फॉलो करने वाले हैं। अब हर एक आइटम को प्री और पोस्ट में डिवाइड करने के लिए आपको लॉजिक या कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। एक कंपनी बनी और कंपनी ने एंड में बताया कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। और कंपनी कहती है कि पहले 4 महीने तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी और बाकी के 8 महीने तक कंपनी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। ये पोस्ट पीरियड है, ये प्री पीरियड है, और टोटल नंबर ऑफ मंथ एंड 12। तो मुझे जब भी किसी खर्चे को या किसी रेवेन्यू को डिवाइड करना होगा, तो मेरे पास एक रास्ता तो ये होगा कि मैं ये कहूं कि जो प्रॉफिट है ये 12 महीने का है। अगर प्री में 4 मंथ है तो 4 मंथ का प्री हो गया, 8 मंथ का पोस्ट हो गया। तो ये कहलाता है टाइम। एक तरीका होता है कि मैं टाइम की रेशियो में अपनी आइटम्स को डिवाइड कर दूं, पर अकाउंटिंग कहती है गगन ये तो गलत बात है। आपकी सारा साल जो प्रॉफिट है वो बराबर कैसे हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो आइटम देखो, आइटम क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किससे जनरेट हुई? सेल से जनरेट हुई। तो अकाउंटिंग कहती है गगन प्री पीरियड की सेल्स की रेशो और पोस्ट पीरियड की सेल्स की रेशो, इसको यूज करो। यानी कुछ आइटम्स के लिए सेल्स की रेशो का इस्तेमाल होगा, कुछ आइटम्स के लिए टाइम की रेशो का इस्तेमाल होगा। बस ये दो ही रेशो आएंगी, सेल्स की रेशो और टाइम की रेशो। टाइम की रेशो तो बहुत सरल है कि सर साल में जो बिजनेस हुआ कितने महीने प्री पीरियड थे, कितने महीने पोस्ट पीरियड थे। टाइम रेशो कोई भी बच्चा निकाल लेगा। यानी पूरे चैप्टर के अंदर समझने वाली बात केवल ये होगी कि सर सेल्स की रेशो को कैसे निकालना है। पहली बात, आराम से ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यानी कि सेल्स रेशो में करेंगे। सर बुक में लिखा है कि अगर सेल्स उपलब्ध ना हो तो आप ये वाला इस्तेमाल करना, आप ये वाला इस्तेमाल करना, छोड़ दो। हमें क्वेश्चन में हमेशा सेल्स की जानकारी उपलब्ध होगी। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएंगे मेरे पास खर्चे। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो खर्चे होंगे, तो कुछ खर्चे सेल्स से जुड़े हुए हैं तो उन्हें सेल्स रेशो में हम डिवाइड करेंगे। कुछ खर्चे टाइम से रिलेटेड होंगे तो हम उन्हें टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। क्या सर सभी खर्चे सेल्स रेशो टाइम रेशो में डिवाइड होते हैं? नहीं। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो केवल और केवल प्री पीरियड के होंगे और कुछ खर्चे होंगे जो केवल और केवल पोस्ट पीरियड के होंगे। एक बार आपने केवल इसको समझना है कि कौन से खर्चे सेल्स रेशो में डिवाइड होते हैं, कौन से खर्चे टाइम रेशो में डिवाइड होते हैं। मोस्टली यही होते हैं। कुछ स्पेसिफिक आइटम है जो प्री में होती हैं और कुछ स्पेसिफिक आइटम है पोस्ट में होती हैं। तो वो कहते हैं ऐसे खर्चे जो सेल्स से जुड़े हुए, आपको खुद ही कॉमन सेंस में लगेगा कि ये सेल्स से जुड़े हुए हैं, उनको सेल्स की रेशो में डिवाइड कर देना है। और सेल्स की रेशो हमने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले से निकाली है, उसी रेशो में इस्तेमाल करना है। अब सर सेल्स से जुड़े हुए कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? तो आपका एक तो कार्टेज हो सकता है, जब हम सेल करते हैं तो कार्टेज का खर्चा होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो सकते हैं, तो ये बात नाम ही बता रहा है कि मेरे खर्चे सेल्स से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स है। एडवर्टीजमेंट सेल्स को जनरेट करने के लिए की जाती है। सेल से ही बैड डेट्स जनरेट होते हैं। ब्रोकरेज दी जाती है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दी जाते हैं। तो ये सब सेल्स की रेशियो से चलेंगे। 2 बार बेटे इन एक्सपेंसेस को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो खर्चे हैं ये खर्चे सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए इन खर्चों को हम सेल्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। सर क्या यही खर्चे हो सकते हैं? ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा।
लेकिन सर आपको पता है हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, हम रट लेते हैं। तो एक पेन पेपर पे इस लिस्ट को बना लेना और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कोई और पॉइंट आ जाए जो इस लिस्ट में ना हो लिख लेना। अच्छा, इसके बाद आता है कि सर वो कौन से खर्चे हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनका सेल्स के साथ रिलेशन नहीं है। तो बेटे देखो, उन्होंने कहा वो खर्चे जो कि फिक्स्ड नेचर के होते हैं, उस समय के अनुसार देने पड़ते हैं, जैसे कि सैलरीज। अब सेल कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई, लेकिन सैलरीज तो हम बराबर देते हैं, सेम देते हैं। ऑफिस के खर्चे हमारे हम लोग टाइम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ऐसा मानना है। रेंट फिक्स्ड होता है, बिजनेस कम हो ज्यादा हो रेंट देना पड़ता है। रेट्स एंड टैक्सेस भी इसी की तरह होते हैं। अब ये एक आइटम आपको दिक्कत करेगी सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको टाइम की रेशो में बांट लेना। टेलीफोन को टाइम की रेशो में बांट लेना। पोस्टेज को टाइम से बांट लेना। डेप्रीसिएशन को टाइम से बांटना। मिसलिनियस एक्सपेंस के लिए टाइम रेशो यूज करना। तो मेजरली मेरे पास दो रेशो हैं, सेल्स और टाइम। आप देख लेना कि दोनों में से आपको क्या ठीक लग रही है। कभी लग रहा हो कि हाँ सर यहाँ सेल्स तो के साथ रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट तो टाइम के साथ लगा दो। बाकी ये जो लिस्ट है ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको छोड़ करके आपको और अगर कोई आइटम मिले जिस पे डाउट हो रहा हो तो उसके नोट्स बना लेना कि हाँ इस आइटम को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में होता है, लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन आपने टेकिंग ओवर डेट पर नहीं दिया तो सब्सिक्वेंट पीरियड का इंटरेस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। हर क्वेश्चन में इस बात को मैं रिकॉल करवा दूंगा। फिर आता है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बन गई तो कंपनी के नाम के खर्चे आ जाएंगे, जैसे कि कंपनी के फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस, डिबेंचर कंपनी इशू करती है, डायरेक्टर कंपनी में होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कंपनी से जुड़े हुए खर्चे हैं, शेयर के खर्चे, अंडर राइटिंग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब कंपनी के खर्चे हैं, इसीलिए ये सब पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जाएंगे। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑडिट फीस, ऑडिट का खर्चा आ जाएगा। तो अगर कंपनी ऑडिट है, अगर कंपनी ऑडिट है तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डलेगा। तो अगर कंपनी ऑडिट है तो वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जाएगा, लेकिन अगर हमारा टैक्स ऑडिट है तो वो सेल्स की रेशियो में जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ऑडिट दो तरह के होते हैं, टैक्स पढ़ा होगा तो आपको टैक्स ऑडिट की नॉलेज होगी, नहीं पढ़ा है तो चिंता नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाता है और उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अब पूरे चैप्टर में दो ही चीजें सिखाने वाली हैं। पहली, सर हर क्वेश्चन में सेल्स रेशियो को निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। और दूसरा, कब सेल्स की रेशियो लगानी है, कब टाइम की रेशियो लगानी है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी तो क्वेश्चन बनने लगेगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, पढ़िए। ABC कंपनी टुक ओवर रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। डायग्राम बना के समझाता हूं तो आपको बात ज्यादा अच्छी से समझ में आएगी। ये है 1 अप्रैल 2013। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2013 और P&L अकाउंट आपको दिया गया 31 मार्च 14। ये है आपकी फाइनेंशियल ईयर, ये है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डेट। बिजनेस हमने यहीं से एक्वायर कर लिया तो क्या हुआ, बिजनेस यहां से एक्वायर कर लिया तो ये इनकॉर्पोरेशन की डेट है, तो ये पीरियड है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और ये पीरियड है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड।
सबसे पहले तो टाइम की रेशियो आप ही मुझे बताओगे। सर टाइम के अकॉर्डिंगली अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ प्री एक्विजिशन पीरियड है, 8 मंथ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, और इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा 12 मंथ का पीरियड इन्वॉल्व है। सर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 12 मंथ का हो, कोई 15 मंथ का होता है, कोई छोटा भी हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, अब सर बात आई सैलरीज की, तो सैलरीज टाइम रेशियो में बटेंगी, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में बटेगा, स्टेशनरी टाइम की रेशियो में बटेगी, ट्रैवलिंग को हम टाइम की रेशियो में बांटेंगे, एडवर्टीजमेंट को हम सेल्स की रेशियो में बांटेंगे, इसको हम टाइम की रेशियो में बांटेंगे, रेंट को टाइम की रेशियो में बांटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को टाइम की रेशियो में बांटेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो, ये चीज सेल से जुड़ी हुई है, तो नोट लिख के आप कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डायरेक्टर कंपनी में होते हैं तो ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। बैड डेट्स ये सेल्स से जुड़े हुए होते हैं तो सेल्स रेशियो में बटनी चाहिए। कमीशन टू सेलिंग एजेंट सेल्स रेशियो में बटनी चाहिए। टैक्स ऑडिट है तो टाइम रेशियो में बटना चाहिए। डिबेंचर इंटरेस्ट है तो डिबेंचर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद आते हैं, उसमें जाने चाहिए। इंटरेस्ट टू वेंडर ये देखना पड़ेगा कि क्या आपने इनकॉर्पोरेशन की डेट पर सारा परचेज कंसिडरेशन दे दिया था या नहीं दिया था। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। ओके, अब कुछ एडिशनल पॉइंट हैं। सर आपने तो कहा था सिर्फ सेल्स रेशियो निकालनी है, तो पॉइंट नंबर 1 अक्सर सेल्स रेशियो निकालने में हेल्प करेगा और यही मेन पॉइंट होता है। वो कह रहा है टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 19,20,000। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी जो टोटल सेल है, टोटल सेल 19,20,000, ठीक है, आगे बोलो। वो कह रहे हैं एरोज इवनली अप टू 30/9/2013। वो कहता है साल का मिड पॉइंट था 30 सितंबर। कहते हैं यहां तक तो ये बराबर रही। देयर आफ्टर दे spurted to record an increase of 2/3 during the rest of the period। वो कहता है जी अगर यहां पर ये मेरा जो पीरियड है इससे पहले का, इसमें अगर एवरी मंथ अगर 1x की सेल होती थी तो ये पीरियड आ रहा है 6 मंथ। याद रखना ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे साल में एक ऐसी डेट है 30 सितंबर जिससे पहले मेरी सेल बराबर रहती थी। यानी कि अगर मेरी सेल हर महीने 1 लाख की होती थी या 1x की होती थी, तो यहां पर जो मेरी सेल उसके बाद जो हो रही है वो रिकॉर्ड कर रही है इंक्रीज ऑफ 2/3। वो 2/3 इंक्रीज हो गई। इसका मतलब यहां पर जो 6 महीने की सेल थी, अगर ये 6 महीने की सेल थी तो यहां पर 6 महीने का 2/3 और इंक्रीमेंट हुआ। ये पॉइंट केवल एक आपका समझने वाला है, हर क्वेश्चन में यही होगा। वो कह रहे देखो मान लो पहले 6 महीने की जो आपकी मंथली सेल थी, लेट अस सपोज एवरी मंथ वो 6 थी। मंथली सेल अगर हमने x एज्यूम कर ली तो 6 मंथ की सेल हो गई 6x। यही मैंने कहा कि अगर मंथली सेल x थी तो 6 मंथ की सेल आपकी 6x हो गई। लेकिन पोस्ट पीरियड में वो जो अगली 6 महीने की सेल थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ। कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2/3 इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि ये 6 महीने की सेल 6x और ये 6 महीने की सेल 6x प्लस 4x। सॉल्व करोगे तो ये 10x आएगा, 6x आएगा। अब ये है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो कि 4 मंथ का है। तो यहां से लेकर यहां तक की सेल एवरी मंथ 1x की थी, तो ये हो गई 4x और ये हो गई 2x। अब आप मुझे डिवाइड करके बताइए प्री और पोस्ट की सेल्स कितनी कितनी बनी। तो बेटे
जो सेल्स रेशो है आपको समझना है, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये है हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त, ये है 1/8। नाउ सेल्स रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है 30/9 तक यहां पर बराबर सेल होती रही, जितनी सेल यहां थी इक्वलेंट उतनी सेल यहां थी, उतनी सेल यहां थी, उतनी सेल यहां थी, उतनी सेल यहां थी, उतनी सेल यहां थी। तो हमने कहा मान लो यहां पर मंथली सेल x हो रही थी, तो 4 महीने तक 4x सेल हुई, फिर यहां पर x सेल हुई, और फिर यहां पर जो 6 महीने हैं यहां पर x प्लस 2/3x इतनी सेल हुई। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/3x, यानी यहां पर जो सेल मंथली x थी यहां पर जो वो सेल है वो 5/3x हो गई। जब हमने x प्लस 2/3x सॉल्व किया तो ये 5/3x हो गई। तो ये 5/3x सेल यहां भी हुई, यहां भी हुई, यहां भी हुई, यहां भी हुई, यहां भी। अब आपको चाहिए बताए 1 अप्रैल टू 31 जुलाई तक कितनी सेल हुई, 4x, और 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितनी सेल हुई, तो आप कहेंगे 2x प्लस 5/3x इंटू 6 मंथ, ऐसे। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12x और ये आएगा 4x, और जब आप इसकी रेशियो निकालोगे तो वो आएगी 1:3। ओके, यहां पर भी चेक करोगे तो प्री में ये हो गया 4x और पोस्ट में हो गया 2x प्लस 10x मीन्स 12x, तो रेशियो आ गई 1:3। तो मेरी सेल्स रेशियो हो गई 1:3 और मेरी टाइम रेशियो हो गई 1:2। हर क्वेश्चन में सेल्स रेशियो पर ही आपको फोकस करना है। ठीक है सर, अब उसके बाद और कौन कौन से पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हैं चेक करते हैं। वो कह रहे गगन रेंट ऑफ द बिल्डिंग वॉज 2000 पर मंथ अप टू सितंबर, यानी वो कह रहे हैं गगन पहले 6 महीने तक हमारा जो रेंट था वो 2000 था, 12,000 रुपये, ठीक है, और उसके बाद वो 6 महीने का 2400 के हिसाब से हो गया, 14,400 हो गया, तो टोटल आपका जो हो गया 26,400 का रेंट हो गया। कहाँ है रेंट, ठीक है, मैच हो रहा है। हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 4 मंथ का, तो 4 मंथ का रेंट हो गया 8,000 और पोस्ट का हो गया 14,400 और प्लस 4,000 18,400। अब आप कहोगे सर ये रेंट था तो आपने टाइम रेशियो क्यों नहीं लगाई, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बदलाव हुए हैं तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ गया, मैं इसमें टाइम रेशियो नहीं लगाऊंगा। जो चीज सारा साल इक्वल चलेगी वहां पर तो हम टाइम रेशियो लगा लेंगे, लेकिन अगर वो कह रहा है कि बीच में रेंट बढ़ गया था तो फिर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर वो कह रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 4800 के सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से सेल्स प्रमोशन अलग कर देना, सेल्स प्रमोशन को सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देना, और जो रिमेनिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच जाएंगे उन्हें आप टाइम रेशियो में डिवाइड करना। अगर आपको लगता है कि सर हम तो ट्रैवलिंग सेल्स के लिए करते हैं तो फिर इसको भी सेल्स रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, नोट दे सकते हो। कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है कि सर जैसा आप कह रहे हो या जैसा बुक कह रही है वैसा ना हो के जैसे हमें लगता है वो बेहतर है, तो अकाउंट में इस बात का प्रोविजन होता है। कोई आंसर इस बात से गलत नहीं होगा, मैच नहीं होगा पर गलत नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर एसेट्स एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी टोटल डेप्रिसिएशन में से पहले तो वो कह रहे हैं पोस्ट के 600 रुपए अलग कर देना, बाकी जो बैलेंस खर्चा आएगा उसके ऊपर टाइम रेशियो लगा देना। ठीक है,
परचेज कंसिडरेशन आपने जो पे किया वो 30 सितंबर को पे किया। क्यों भाई? कंपनी ने बिजनेस लिया था और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी 1 अगस्त को, और उन्होंने जो पेमेंट की है वो पेमेंट की है 30 सितंबर को, यानी 2 महीने बाद पेमेंट की है। तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट में जाएगा, 4 महीने का इंटरेस्ट प्री में जाएगा। हर एक क्वेश्चन में यही पॉइंट आएगा कि आपकी इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है? 1 अगस्त, लेकिन आपने खरीदने का पैसा कब दिया? 30 सितंबर, 2 महीने के बाद दे रहे हो। तो जो टोटल इंटरेस्ट आपने दिया है उसमें से कुछ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेशन तक के पीरियड का होगा और कुछ इंटरेस्ट आपके इनकॉर्पोरेशन डेट से लेकर जब आपने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया तब तक का होगा। जहां पर भी डाउट लगे एक डायग्राम बना के समझ लेना। विजुअलाइजेशन अगर डायग्राम से बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी कंपनी यहां पर इनकॉर्पोरेट हुई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने परचेज कंसिडरेशन यहां पर पेमेंट की, तो आपका जो इंटरेस्ट लगा होगा वो केवल यहीं तक लगा होगा। ठीक है, तो यहां पर अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ, और यहां पर अगस्त और सितंबर 2 मंथ। तो जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा उसे 4 मंथ और 2 मंथ की रेशियो में डिवाइड करना। अब सर क्वेश्चन कैसे करना है? तो क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा यहां पर पर्टिकुलर्स का एक कॉलम। ठीक है, यह आपका पर्टिकुलर का कॉलम बन गया। उसके बाद आपके यहां पर आएगा बेसिस, फिर आएगा प्री इनकॉर्पोरेशन और फिर आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ऐसे सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो उठाइए, 3,20,000। ये ऐसे लेफ्ट राइट करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। ये टोटल आपका 3,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। रेशियो क्या होगी? सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो आपकी कितनी आई थी? आपने कैलकुलेट की थी सेल्स रेशियो 1:3। सेल्स रेशियो आएगी 1:3। ठीक है, तो 3,20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर ये तो आ गया 80,000। तो 80,000 प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया और 2,40,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसमें से माइनस करना शुरू करो खर्चों को। सैलरीज, तो सैलरीज का मेरे ख्याल से क्या कोई पॉइंट था? पॉइंट रेंट का था, ट्रेवलिंग का था, डेप्रिसिएशन का था और परचेज कंसेशन का था। सैलरीज का कोई पॉइंट नहीं था। ओके, तो हम लिखेंगे सैलरीज टाइम रेशियो में। सैलरीज 48,000 रुपीज की है, टाइम रेशियो लगेगी, टाइम रेशियो है 1:2। तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 16,000 और 32,000। नेक्स्ट था स्टेशनरी, इसके लिए भी हमारी टाइम रेशियो लगेगी। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये है सर 4,800 की, टाइम रेशियो है 1:2, तो ये 1,600 और ये 3,200। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन में सेल्स रेशियो लगेगी, ट्रैवलिंग में टाइम रेशियो लगेगी। सेल्स प्रमोशन का खर्चा था 4,800 का, तो 4,800 को 1:3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,200 और ये आएगा 3,600। और ट्रैवलिंग थी 16,800, तो ट्रैवलिंग 16,800 में से 4,800 माइनस कर दो, ये रह गया 12,000। और इस 12,000 को टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो 1:2, तो 3 से करेंगे 4, ये 4,000 और ये 8,000।
आप चाहे तो इन दोनों को ऐसे दिखाना चाहो ऐसे दिखा दो, कंबाइन करके दिखाना चाहो कंबाइंड दिखा दो। मेरे हिसाब से अलग अलग दिखाने से ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, है ना। तो सेल्स प्रमोशन को बुक ने भी ऐसे अलग करके दिखाया। अब आइए नेक्स्ट आइटम क्या है सर। नेक्स्ट आइटम है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, इसे हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेंट के लिए, क्योंकि रेंट को बीच में इंक्रीज कर दिया था तो रेंट का हमने एक वर्किंग नोट बनाया है, तो इस पर ना हम टाइम रेशियो लगा सकते हैं ना हम सेल्स रेशियो लगा सकते हैं, इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बदलाव हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशियो, तो ये प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये देखिए, उन्होंने कहा कि देखो मिसलेनियस एक्सपेंस टाइम रेशियो लगाओ। रेंट के लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ रहा है क्योंकि रेंट का अमाउंट चेंज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज ना होता तो हम सिंपल टाइम रेशियो में कर लेते। इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशियो में करो। डायरेक्टर के खर्चे केवल और केवल पोस्ट में जाते हैं, तो यहाँ लिख दो पोस्ट एक्विजिशन। बैड डेट्स हमारी सेल्स रेशियो में जाते हैं। सेलिंग एजेंट की कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगी। ऑडिट फी, क्योंकि ये टैक्स ऑडिट है इसलिए ये टाइम रेशियो में जाएगी। अगर सर ये ऑडिट टैक्स ऑडिट नहीं होता तो ये पोस्ट में जाता, कंपनी ऑडिट होता तो पोस्ट में जाता। डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये मैंने बताया था कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पे किया है। इनकॉर्पोरेशन की डेट ये है, तो 4 मंथ का प्री में जाएगा, 2 मंथ का पोस्ट में जाएगा, उसके बाद कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाते हैं। डेप्रीसिएशन में मैंने आपको बताया था कि 600 रुपये सीधा सीधा पोस्ट में जाएंगे, बाकी बैलेंस को टाइम रेशियो लगाना। उसके बाद जो प्री का प्रॉफिट बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, जो पोस्ट का बचता है उसे नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ये शीट आपके सामने है और वर्किंग नोट भी आपके सामने बनाए हुए हैं। केवल और केवल अगर मेहनत लगती है तो वो केवल और केवल सेल्स रेशियो को समझने में लगती है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला हम खुद करके दिखाएंगे, आप बिल्कुल मत बताना। मैंने कहा भाई मैं कैसे ना बताऊं, अभी तो एक ही बार हुआ है। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। अरे सर देखो वही डेट दे दी, फिर से 1 अगस्त की डेट दे दी। ओके, इट हैड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ रामा कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ओहो, तो सर अप्रैल से लिया, इसका मतलब टाइम रेशियो के हिसाब से प्री एक्विजिशन 4 मंथ और पोस्ट एक्विजिशन 8 मंथ। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर भी यही कहानी गाते हैं कि सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ वर हाफ ऑफ दैट वर इन द लेटर हाफ। इसका मतलब यह है कि अब की बार वो कह रहे हैं गगन, पहले अपने साल को 6-6 महीने में बांटो। पहले अपने फाइनेंशियल ईयर को 6-6 मंथ में बांटो, फिर प्री पोस्ट में बांटना। कह रहे भाई पहले इस पीरियड में अगर तुम्हारी सेल x है तो इस पीरियड में एवरी मंथ सेल 2x है। यानी यहां पर सेल है x x x x, फिर x और x, यहां पर 2x 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 ऐसे। तो ये कितनी हो गई, ये 6 मंथ की हो गई 12x। अब सर हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड यहां तक है, तो ये हो गई 4x, प्री हो गई 4x, और ये सारा का सारा पीरियड पोस्ट में है। तो पोस्ट के पहले 2 महीने में 2x है, पहले के 2 महीने में 2x है और बाद के 6 महीने में 12x है, तो टोटल 4x और 14x। यानी कि अगर मैं इसे काटूं तो मेरी सेल्स रेशियो आती है 2:7। जो बच्चा ये समझ गया कि सर 2 लेयर में काम होगा, पहले 6-6 महीने की निकालेंगे और फिर पहले वाले 6 महीने में से 4 महीने अलग कर देंगे, 2 महीने अलग कर देंगे, फिर ये सारा पोस्ट है,
और ये सारा का सारा प्री है। तो यहां पर सेल्स रेशियो आ गई 2:7। ओके, अब देखो सर यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चों को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। हमें यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये हमारे सारे के सारे खर्चे हैं। तो इन सब खर्चों को जब मैं नेट प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि 2 लाख में पहले इन सभी खर्चों को आप प्लस कर दो, इन सभी को प्लस कर दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। उसके बाद 2:7 की रेशो में बांट देना। ये आपकी सही प्रेजेंटेशन है। पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, बेसिस, प्री और पोस्ट, इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। सर क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखो खर्चों के बाद कोई पॉइंट नहीं दिया, तो यानी यहां पर सिंपल काम करेंगे। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, डायरेक्टर की फी पोस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी से जुड़े हुए हैं पोस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम की रेशो में यानी 1:2 की रेशो में, सेलिंग एक्सपेंस सेल्स की रेशो में, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर अप टू 31 अगस्त। तो यहां पर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 31 अगस्त तक पे किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। और आपका ये था डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी 4 महीने आपका प्री एक्विजिशन में खर्चा जाएगा, 1 महीना केवल पोस्ट में जाएगा। उसके बाद पोस्ट पीरियड में कोई खर्चा नहीं हुआ। यानी जो इंटरेस्ट है 5000, इसको आप 4:1 में बांटोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में हमने जो पेमेंट की थी परचेज कंसिडरेशन की वो 30 सितंबर में की थी, और इस क्वेश्चन में हमने 1 महीना पहले अगस्त में कर दिया। तो टोटल खर्चा 5 महीने का इंटरेस्ट लगा है, जिसके से 4 महीने प्री के हैं और 1 महीना पोस्ट का है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये सॉल्यूशन भी आपके सामने है। ठीक है, जो प्री वाले इसका प्रॉफिट आता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, और जो पोस्ट वाले पीरियड का प्रॉफिट आता है वो P&L में जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये आपके वर्किंग नोट है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो सेल्स रेशियो कैसे निकाली वर्किंग नोट में दिखाइएगा, इसके मार्क्स होते हैं। अब सर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है मैं सेल्स रेशियो को बता देता हूं, और फिर आपके पास जो मटेरियल हो, जो बुक हो, आप उस बुक से पढ़ेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको 2 ही बातें समझनी है, सेल्स रेशियो कैसे निकलेगी, और दूसरा कि सर कभी कभी ये कंफ्यूजन हो रही है कौन सा सेल्स रेशियो है, कौन सा टाइम रेशियो है, किसमें प्री है, किसमें पोस्ट है, या फिर जो आपने वेंडर को इंटरेस्ट पे किया है। आराम से 2 क्वेश्चन को तसल्ली से सॉल्व कर लेना, बाकी सभी क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको सेल्स का बताता हूं। वो कह रहे ये कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जुलाई को। तो ध्यान से देखो कि ये 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं हुआ, जुलाई को स्टार्ट हुआ, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई 1 नवंबर को, और अकाउंट्स इनके क्लोज हो गए 31 मार्च को। यहां से बनाओ, यानी ये क्वेश्चन 1 जुलाई से शुरू होता है, इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 नवंबर, और ये है 31 मार्च। टाइम पीरियड के हिसाब से बात करूं तो मेरे पास 7th मंथ, 8th मंथ, 9th और 10th 4 महीने प्री में आ रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, और 5 महीने मेरे पास पोस्ट में आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन में केवल 9 मंथ्स है, 12 मंथ्स है नहीं। तो टाइम रेशियो आएगी 4:5, ये मेरी टाइम रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट 56,000 है। जनरल एक्सपेंस, डायरेक्टर फी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ये पोस्ट में जाते हैं। रेंट बढ़ रहा है, यहां पर रेंट इंक्रीज हो गया, तो रेंट के ऊपर सीधा सीधा टाइम रेशियो ना निकाल के आपको वर्किंग नोट करना है। सैलरी ऑफ द मैनेजर 6,000 पर एनम है, तो सैलरी ऑफ मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो ये 5 महीने की सैलरी आप कैलकुलेट कर लेना प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, और उसके बाद उसकी रेम्यूनरेशन क्या हुई छोड़ दो।
फिर वो कह रहा है कि आपका सेल्स जो हुई वो 8,20,000 हुई। अब मेरे काम की बात शुरू होती है। अब मंथली एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ रिमेनिंग पीरियड। यानी यहां पर अगर सेल्स एवरी मंथ 2x थी तो यहां पर 1x थी, तो ये हो गई 4x और ये हो गई 10x, टोटल हो गई 14x, रेशियो हो गई 2:5। मेरी सेल्स की रेशियो है 2:5। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बन पाए। वेयर इज माई सेल्स रेशियो, ये लो। तो बुक ने एक अपने हिसाब से समझाई कि गगन सेल्स रेशियो कैसे निकलेगी। सेल्स रेशियो ऐसे निकलेगी। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रोमोटर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यानी यहां पर पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1/8 है। एनुअल अकाउंट्स मार्च तक बने। पूरे साल की सेल 1600 लाख थी और हमारी जुलाई तक की सेल जो थी वो 400 लाख थी। तो यहां सीधा सीधा दिया हुआ है कि भाई 1600 में से प्री के पीरियड की सेल 400 लाख है, तो पोस्ट के पीरियड की सेल 1200 लाख है। क्वेश्चन में गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वॉज 25%, तो 1600 लाख सेल है, उसका 25%, 400 लैक्स आपका जीपी हो गया। उसके बाद ये खर्चे दिए हुए हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी में टाइम रेशियो है, किसी में सेल्स रेशियो है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए, बिना डरे हुए कीजिए, और फिर ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है सर। और इसकी वर्किंग नोट्स, ये इसकी वर्किंग नोट्स है। ठीक है, बाकी अब जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वहां से आप क्वेश्चन बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू। और हमारी वीडियो ज़रा ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया करो, किसी को रिकमेंड कर दिया करो। इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी मदद तो आप कर ही सकते हो। ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय, सी यू।